तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11 ज्योग्राफी के लिए है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पहले वाला वीडियो देखें। हम लोग लास्ट टॉपिक कवर किए थे भूगोल की शाखाएं या उपागम। इसका मतलब होता है भूगोल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो किस तरीके से या कितने तरीके से पढ़ते हैं। तो भूगोल को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, क्रमबद्ध भूगोल और पारदेशिक भूगोल, या फिर आप लोग इसको कह सकते हैं क्रमबद्ध उपागम या फिर पारदेशिक उपागम। तो समझिए क्रमबद्ध उपागम क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं। तो क्रमबद्ध उपागम का दूसरा नाम भी है विषय वस्तुगत उपागम, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम हम लोग ये है। इस उपागम की खोज अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। शॉर्ट फॉर्म में हम्बोल्ट भी कह सकते हैं। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, जिन्होंने क्रमबद्ध उपागम को बताया, खोज किया था। इसका मतलब क्रमबद्ध तरीके से खोज करना, ठीक है। अब क्रमबद्ध क्या होता है हम आगे समझेंगे। इसमें एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे विश्व स्तर पे यहाँ का जलवायु कैसा है, उसके बाद का जलवायु कैसा है, इंडिया का जलवायु कैसा है, वर्ल्ड का जलवायु कैसा है। तो एक टॉपिक में हम लोग अध्ययन करते हैं या किसी एक चीज पर जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। पॉलिटिकल मैप होता है ना, राजनीतिक जो नक्शा होता है उसके आधार पे। जैसे हम लोग किसी जलवायु पर अध्ययन कर लिए, किसी का अगर मृदा भूगोल पर अध्ययन कर लिए, मृदा विज्ञान पर अध्ययन कर लिए, जीव विज्ञान पर अध्ययन कर लिए, तो ये होता है हमारा क्रमबद्ध उपागम में। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। इस अध्ययन में या इस तरह के उपागम में एक घटक जैसे जल विज्ञान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान या जलवायु के आधार पे, या फिर जीव भूगोल, ठीक है, जीव के बारे में अध्ययन करना, आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। ये सब प्रकार है, इसके तरफ हम एक टॉपिक पर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जलवायु, जलवायु कैसा होता है, क्या होता है ना, यहाँ की जलवायु कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसा है। तो इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं। आगे आता है इसी का जस्ट दूसरा भाई बोल सकते हैं या दूसरा तरीका बोल सकते हैं, पारदेशिक उपागम। तो इस उपागम का विकास ये भी जर्मन भूगोलवेता किए थे, ये भी जर्मन भूगोलवेता किए थे। तो जर्मनी के भूगोलवेता कार्ल रिटर ने किया था। ज्योग्राफी का भूगोलवेता में इनका बहुत अच्छा नाम है, हम्बोल्ट का भी नाम है। आगे लिखते हैं कि देखते हैं इसमें किसी एक प्रदेश, ठीक है, देखिए क्रमबद्ध भूगोल है या पारदेशिक। पारदेशिक में एक शब्द छुपा हुआ है जिसको कहते हैं प्रदेश, ठीक है। तो प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किसी एक प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। अब उस प्रदेश में जो जो विशिष्टता पाई जाती है उसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। सभी भौगोलिक तत्व, जैसे एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्व, भौगोलिक मतलब मिट्टी वहाँ कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसा है, ठीक है, वहाँ के जीव कैसे हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, सब सारा कुछ, ठीक है। तो किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यह विधि एकाकी रूप में प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में अब प्रदेश में क्या आएगा, प्रदेश का सीमांकन करना होता है, ठीक है, प्रदेश को बाउंड्रीज करना, ठीक है। देखिए तो इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, जिस कारण इसे पारदेशीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है पारदेशिक भूगोल के विभिन्न शाखाएं या फिर आप इसके उपागम, जैसे आप ये पढ़ लिए, ठीक है, समझ लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं या अंदर कौन से ब्रांचेज हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ब्रांचेज आएगा क्षेत्रीय या पारदेशिक अध्ययन, मतलब इसमें क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, पहाड़ पत्थर, ठीक है, अलग अलग तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। पारदेशिक नियोजन, ठीक है, प्रदेशों का प्लानिंग किया जाता है, डेवलपिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। आगे आता है पारदेशिक विकास, जो डेवलपिंग हम बात किए। तो इसमें पारदेशिक का विकास पढ़ना होता है, मतलब प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, प्रदेश को कैसे प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। और आगे आता है प्रदेश का विश्लेषण, मतलब प्रदेशों का व्याख्या करना, विशेषता बताना, ठीक है, कि इस प्रदेश में क्या खूबी है, आने वाला प्रदेश में क्या खूबी हो सकता है, या आगे के प्रदेश में क्या खूबी हो सकता है। तो ये था हमारा क्रमबद्ध उपागम और पारदेशिक उपागम का डेफिनेशन। तो अभी देखते हैं हम लोग मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को परिभाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल को ही हम लोग प्राकृतिक भूगोल या फिर प्राकृतिक विज्ञान भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, तो भौतिक भूगोल का मतलब होता है प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित, ठीक है। देखिए भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से संबंध है, क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त, ठीक है। देखिए तो क्या कौन कौन सा चीज़ हो जाता है, नदी,
पहाड़, मिट्टी, जीव, ठीक है, इस तरीके से। तो भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है, प्रत्यक्ष संबंध है। इसकी सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो प्राकृतिक भूगोल में जितनी भी शाखाएं हैं सब प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, या फिर बोलिए कि भौतिक भूगोल के अंदर जितनी भी शाखाएं हैं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। इसमें भू आकृति विज्ञान का मतलब हमारा भूमि, ऊंचा वक्ष कैसा है, ठीक है, भूमि का लक्षण। आगे आता है जलवायु विज्ञान, जलवायु का मौसम, जलवायु विज्ञान का मतलब मौसम कैसा है, ठीक है, कहाँ का उष्णकटिबंधीय है, कहाँ का नमी है, कहाँ का ठंडा प्रदेश है, कहाँ का गर्म प्रदेश है, ये सारी चीज़ें हमको जानना है इसमें। आगे आता है समुद्री विज्ञान, ठीक है, ये भी हमारा भौतिक भूगोल विज्ञान का ही है, भौतिक भूगोल का ही पार्ट है। आगे आता है मृदा, मतलब मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी है। भारत में लगभग 6-7 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, पूरे दुनिया में 30 प्रकार की मिट्टियाँ भी होती है, तो उनके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे का सारा क्षेत्र जो है भौतिक भूगोल के है। क्लास 11 में हमको भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, बादल कैसे बनता है, पानी कैसे होता है, वगैरह वगैरह थिंग्स। आगे आता है मानव भूगोल, ये हमको क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। हमारे धरती पर मानव भूगोल में क्या पढ़ता है, हमारे धरती पे जो भी मानवीय तत्व होते हैं, मानवीय तत्व का मतलब जो मनुष्य कार्य करता है, या सांस्कृतिक तत्व जैसे कस्बा, गांव, घर, रेलवे पुल, है ना, रेलवे ब्रिज, नगर, ग्रामीण सड़कें, ये सारे मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं मानवीय तत्व। तो मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या किसे कहते हैं, इसी में पढ़ेंगे जनसंख्या कैसे बढ़ता है, इसी में पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, कृषि कैसे हम लोग परिवहन करते हैं, परिवहन के कितने साधन होते हैं, तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे मानव भूगोल। ये क्लास 12 के लिए है, किसके लिए है, क्लास 12 के लिए, ठीक है। आगे आता है इसकी निम्न शाखाएं, जैसे भौतिक भूगोल की शाखाएं पढ़ें उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की शाखाएं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, जैसे जनसंख्या भूगोल, अभी हम बताया जनसंख्या कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा, वगैरह वगैरह थिंग हम इसमें पढ़ेंगे। सामाजिक भूगोल, समाज कैसा है, ठीक है। नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, कितना % नगर है, किसको नगर कहते हैं, नगर का क्या कैटेगरिया है, गांव का कैटेगरिया क्या है, नगर में कौन कौन सा बिजनेस करते हैं, गांव में कौन कौन सा बिजनेस करते हैं। आर्थिक भूगोल, पैसा कैसे आता है, कृषि करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या करते हैं, तो ये हमको आर्थिक भूगोल पढ़ना है। कृषि भूगोल पढ़ना है, व्यापार एवं परिवहन भूगोल पढ़ना है, राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके आगे हमारे पास 1 और 2 टॉपिक और बचा हुआ, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।